नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। सीधा रुख करेंगे चमोली का, जहां पर मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, आज मैं सबसे पहले उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान युवा साथी, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों, मैं सबसे पहले तो पुष्पा पासवान जी को और उनके साथ चुने गए सभी सभासदों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने भारी बहुमत से इस क्षेत्र से पुष्पा जी को 1303 वोटों से यहां से ऐतिहासिक विजय से आपने दिलाई। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। और अभी मैं भी एक चुनाव में 4 तारीख को उसका भी रिजल्ट निकला। यहाँ कितने तारीख को निकला? 12 को, 14 को, और 3 तारीख को मेरा भी रिजल्ट निकला। अब दोनों रिजल्टों में एक समानता थी। कैसी समानता होगी? आप लोग बता सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पर अभी आप लोग कह रहे थे, महेंद्र प्रसाद भट्टी कह रहे थे और हमारे रघुवीर जी कह रहे थे और भट्टी कह रहे थे कि यहाँ रिकॉर्ड बना है। और ऐसा ही रिकॉर्ड मेरे चुनाव में भी बना। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, गोपेश्वर क्षेत्र की महान जनता का और चंपावत क्षेत्र की महान जनता का, जिन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो वास्तव में कभी कभी मैं भी सोचता हूं। आज मैं यहां आया भी इसीलिए कि जब मुझे सारा आकलन करने के बाद पता लगा कि 25 सालों के बाद ये नगर पालिका परिषद जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आप सबके बीच में आया। आप सबका धन्यवाद करने के लिए। अभी बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी कही हैं और हमारे महेंद्र प्रसाद भट्टी ने भी कहा है, चेयरमैन साहब ने भी कहा है। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरे उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। चाहे वो आज नगर पालिकाओं का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्यान बागवानी का क्षेत्र हो, चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने सारे विभागों को अगले 10 सालों का रोड मैप बनाने को कहा है कि सारे विभाग अगले 10 सालों तक क्या करने वाले हैं, उसका एक रोड मैप बनाकर जो है उसको सबमिट करना है। इस आधार पर हम काम कर रहे हैं कि 2025 में जब हमारे राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा होगा, उस समय जब हम 25 साल के होंगे, सिल्वर जुबली मनाया जा रहा होगा, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा होगा, उस समय के लिए सारे विभाग अभी से वो क्या क्या करने वाले हैं, किस प्रकार की वो योजना करने वाले हैं, किस प्रकार के काम करने वाले हैं और कितने काम तब तक पूरे करने वाले हैं, उसको लेकर सारे विभागों को हमने कहा है और उसके लिए लगातार हम कार्यक्रम चला रहे हैं कि 2025 में जब हम 25 साल के होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार कि हम हिंदुस्तान के उस समय श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हैं, हमारा हर क्षेत्र में एक आदर्श हो, हमारे हर क्षेत्रों में काम हो,
उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला जो दशक है 21वीं सदी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा और उसकी शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा था कि इतने पर्यटक आएंगे, इतने श्रद्धालु आएंगे कि देश की आजादी से लेकर अब तक जितने आए होंगे अगले 10 सालों में उन सबका रिकॉर्ड टूटेगा। और उसकी उन्होंने वहां 5 नवंबर 2021 को उन्होंने उसकी घोषणा करी। उनके मुखार बिंदु से शब्द बाबा केदार की भूमि पर निकले और इस साल जो शब्द उनके मुंह से निकले थे वो साक्षात सत्य की ओर चले गए। इस बार की यात्रा में जो हमारी यात्रा चल रही है, तो इस यात्रा में अभी तक लगभग 1 महीना 8 तारीख से बाबा हमारे बद्री विशाल के दरबार उनका कपाट खुले थे और आज 20 तारीख हो रही है। लगभग 1 महीना और 12 दिन, इसमें 23 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों में अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और शुरू में जब यात्रा चली थी तो यात्रा को नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना हम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हमारे सामने एक बड़ा टास्क था। और मैं सच बताऊं तो एक दिन तो जिस दिन 6 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे, उस दिन वहां 22,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। और रात्रि को जब 12 बजे पता किया तो 15,000 16,000 की कैपेसिटी अधिकतम है वहां पर, क्योंकि छत के नीचे आ सकते हैं। और 22-23 हजार लोग वहां पहुंच गए। इसी तरीके से रात को उनको छतों के नीचे लाया गया, व्यवस्थित किया गया। और इन सब चीजों को देखते हुए जब बहुत ज्यादा संख्या हो गई तो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को प्रारंभ किया है। और अब धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं एक व्यवस्था की ओर जा रही है, व्यवस्था बन रही है। आप सब लोगों ने यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सभी ने अपना सहयोग प्रदान किया है, क्योंकि ये यात्रा हर साल बढ़नी है, आने वाले सालों में और बढ़नी है। आज अगर 1 महीने 10 दिन में 12 दिन में हमारे यहाँ 23 लाख यात्री पहुंच रहे हैं, आने वाले समय में और रिकॉर्ड टूटने वाला है। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों के बाद देहरादून से दिल्ली जाने वाला जो सड़क है, देहरादून से हम दिल्ली जाते हैं तो केवल मात्र 2 घंटे में वो दूरी पूरी करी जाएगी। एलिवेटेड रोड के लिए 12,000 करोड़ रुपया वहां का सीधी हो गया है। तो आप सोचिए कि जो दिल्ली से देहरादून आएगा, ऋषिकेश आएगा और ऋषिकेश से भुवनेश्वर आएगा, चमोली आएगा, बद्रीनाथ जाएगा, या हमारे चारों धामों की यात्रा पर जाएगा, हेमकुंड साहब जाएगा, अन्य स्थानों पर जाएगा, तो एकदम से हमारे ऊपर आने वाले समय में और हमारी चुनौती बढ़ने वाली है। इसलिए मैं सभी लोगों से हमने अनुरोध किया है, जो भी यात्रा मार्गों से जुड़े हुए लोग हैं, पिछले साल यात्रा चल नहीं पाई थी, उससे पहले साल की यात्रा नहीं चल पाई, और पिछले साल यात्रा चलाने के लिए हमने बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। पहले हमने उच्च न्यायालय में अपनी याचिका लगाई थी, उसके बाद उन्होंने उसको याचिका को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। लंबे समय तक सुनवाई नहीं हुई। हम लगातार उसके लिए प्रयास करते रहे। बहुत प्रयास करने के बाद जब कोरोना महामारी कुछ कम हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसको वापस हाई कोर्ट में भेज दिया, उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेज दिया। और फिर हमने कहा कि अब महामारी कुछ कंट्रोल में आ गई है और ये यात्रा से हमारे जो यात्रा चलती है हमारी 6 महीने, इस यात्रा से पूरे साल भर का काम चलता है। हमारी आजीविका से जुड़ी हुई है यात्रा। पूरे इस क्षेत्र का आगे को बढ़ाने के लिए यात्रा बहुत जरूरी है।
अन्यथा लोग आजीविका विहीन हो जाएंगे, उनका काम धंधा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। फिर न्यायालय ने 1 महीने के लिए यात्रा को चालू किया तो फिर वो थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी में चालू कर दिया, 500, 800, 1200। हम फिर से न्यायालय में गए और फिर से जब न्यायालय में गए तो फिर यात्रा खुली, कुछ दिनों तक यात्रा चली। भाइयों बहनों, इस बार जब यात्रा खुली थी तो 2 सालों का एक बड़ा दबाव भी था, और दबाव के साथ साथ अब जो धीरे धीरे रोड अच्छी हो गई है, हवाई जहाज की सुविधा हो गई है, तमाम प्रकार से जो काम चल रहे हैं, उसके कारण से आप तय मानिए कि आने वाले समय में ये यात्रा हमारी हर साल बढ़ रही है। हर साल यात्रा बढ़ेगी और हर साल हमारे सब लोगों को यहाँ पर उनकी जो आमदनी होगी वो भी बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ चीजों पर ध्यान भी देना होगा। जैसा अभी भाई रघुवीर जी ने यहाँ पर एक लंबी सारी यहाँ पार्किंग की, पुष्पा जी ने एक लंबी लिस्ट यहाँ पर बताइए। और मैं एक राज की बात भी आज आपको बताता हूं। जब भी मुझे कांग्रेस के नेतागण मिलने आते हैं, बहुत सारे कार्य उनको बता देते हैं, बहुत सारे, जैसे अभी अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया। मैं उनसे पूछता हूं, अरे भाई इतने काम क्यों बता देते हो आप? तो कहते हैं कि धामी जी हमें आपसे बहुत उम्मीद है, इसलिए आपको बता देते हैं। तो यहां पर मातृशक्ति बहुत है। मैं देख रहा हूं मातृशक्ति का इस बार जो सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार, 2/3 बहुमत की सरकार, 47 सीटों की सरकार और एक मिथक तोड़ने वाली सरकार, एक नया इतिहास बनाने वाली सरकार। कि पहले क्या होता था, एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार, 4 चुनाव हुए, चारों चुनाव में ये हुआ। तो इस बार भी बहुत सारे लोगों को कहीं न कहीं उनके मन में भी संशय रहा हो, जहां जहां हम लोग नहीं आ पाए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि लोगों को उम्मीद थी कि इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये क्रम चल रहा था, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, इस बार फिर कांग्रेस। लेकिन इस बार लोगों ने मिथक तोड़ दिया और उसके लिए हमारी मातृशक्ति में विशेष रूप से उन्होंने बढ़ चढ़कर जगह जगह पर जो है अपना मत और समर्थन दिया। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने आज समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए लगातार योजनाओं को देने का काम किया है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के आजादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75वें वर्ष में, और इन 75 सालों में से देश के अंदर 55 सालों से ज्यादा सालों तक एक पार्टी की सरकार रही है, और एक पार्टी में से भी एक परिवार का शासन रहा है। और देश के अंदर जो योजनाएं बनी है, उन 55 सालों में, उन 60 सालों में कुछ लोगों के लिए बनी है, कुछ लोगों के लिए नीतियां बनी, कुछ लोगों के लिए कार्यक्रम बने, कुछ लोगों के लिए योजनाएं दी गई, कुछ लोगों को अनुदान दिया गया। और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद लगातार देश के अंदर कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, गरीबों को छत मुहैया करवाने का काम हुआ, कहीं पर हमारी माताओं बहनों को उस धुएं से उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछने का काम हुआ उज्ज्वला योजना देकर, कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना देने का काम हुआ। आज 5 लाख रुपए तक की गारंटी हमको इस स्वास्थ्य कार्ड देता है। उत्तराखंड के अंदर हमने प्रत्येक परिवार को और प्रत्येक व्यक्ति को उस योजना में आच्छादित किया है। हमारी सरकार ने 5.5 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने उस योजना में इलाज कराया है। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का काम किसी देश में हुआ
तो वो हमारे देश भारत में हो गया। और केवल इतना ही नहीं, देश के अंदर तो सबको वैक्सीन लगाने का काम हुआ। एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, और तीसरी वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में भी मुफ्त में लगाने का काम हुआ। यहां पर भी अगर कोई छोटे बच्चे नहीं होंगे तो मैं सोचता हूं कि सबको वैक्सीन लगी होगी। सबको लगी कि नहीं लगी? एक बार हाथ खड़ा करके मेरा देखिए, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं लगी। सबको लगी है। और वैक्सीन भारतवर्ष में तो सबको लगाई गई। भारतवर्ष के साथ साथ दुनिया के कई देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ गरीब कल्याण अन्न योजना, जब महामारी आ गई तो महामारी के समय में कोई छोटी दुकानदारी करने वाला था, कोई मजदूरी करने वाला था, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई ठेला चलाने वाला, कोई छोटा काम करने वाला, सबका काम बंद हो गया। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीबों के बारे में सोचते हैं, हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, देश के एक एक व्यक्ति के बारे में अगर उनके मन में हमेशा ये रहता है कि वह व्यक्ति भी सारी चीजों से मुक्त होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं उसकी भी होनी चाहिए, उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन देने का काम जो उन्होंने मार्च 2020 में शुरू किया था, वो काम अभी तक भी चल रहा है। सितंबर माह तक उस योजना को आगे बढ़ाया गया है। ऐसे अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं। भाइयों बहनों, इस समय में एक योजना वो देश के लिए और लेकर आए हैं। आज तक मोदी जी ने जो भी काम किया है, सारे काम उन्होंने देश के हित में किए हैं। कोई भी काम उन्होंने किसी निजी हित में नहीं किया है। वो राजनीति के क्षेत्र में रहकर भी एक कर्मयोगी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को, उसका एक एक पल और एक एक क्षण अगर किसी के लिए लगाया है तो हिंदुस्तान के हर एक भारतवासी के लिए लगाया है। आज अग्निवीर योजना लेकर आए हैं। उस योजना में 25% जो अग्निवीर होंगे वो लगातार सेना की सेवा करते रहेंगे, और जो रह जाएंगे 4 साल बाद उनको एक पैकेज भी मिलने वाला है। पैकेज के साथ साथ उन लोगों को विभिन्न प्रकार के, जैसे हमारे एसएसबी है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, ऐसे जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, उन सुरक्षा बलों में उनकी भर्ती का प्रावधान किया गया है। सीधे सीधे उनके लिए कई योजनाएं बनाई गई है। हमने भी उत्तराखंड में कहा है कि उत्तराखंड की पुलिस होगी, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की व्यवस्था होगी, उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग होगा, या हमारे अनेकों विभाग, हम उनके लिए यहां भी प्रावधान करने वाले हैं। सभी विभागों में हम प्रावधान करने वाले हैं। आज कुछ लोग उन नौजवानों को गलत दिशा में ले जाने का भी काम कर रहे हैं। आज उनके कैरियर के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का काम इस देश के अंदर यह है कि वो केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। बहुत सारे नौजवानों का इंटरव्यू देखा गया, किसी की उम्र 25 साल हो गई, किसी की उम्र 26 साल हो गई, जो अग्निवीर योजना से जिसका लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी कहीं किसी का वाहन जलाने का काम कर रहे हैं, कहीं किसी की चाबी निकालने का काम कर रहे हैं, आगजनी और उपद्रव का काम कर रहे हैं। कुछ लोग केवल मोदी जी की योजनाओं का विरोध करते हैं, जिन्होंने अपने सरकारों में रहते हुए कभी देश के लिए नहीं सोचा, हमेशा देश के सामने अपने स्वार्थों के लिए, अपने हितों के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौते किए। आज वो लोग नौजवान युवाओं को आगे करके अपनी ढाल बनाकर राजनीति का खेल खेल रहे हैं। उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी हैं। मैं यहां आने से पहले आज मेरे को आधा घंटे का विलंब हुआ। मैंने पूरे उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिक, जिन्होंने शौर्य पराक्रम और साहस का परिचय सेना में रहते हुए दिया, 13 के 13 जिलों के लोगों से आज मैंने सबसे संवाद किया था। और उस संवाद के दौरान सारे लोगों ने एक तरफ से कहा कि जो मोदी जी ने और देश के रक्षा मंत्रालय ने, देश की सेना ने जो फैसला लिया है, हम उस फैसले के साथ हैं। उन्होंने कुछ अपने सुझाव भी दिए। हमने कहा कि उन सारे सुझावों को
हम भारत के रक्षा मंत्रालय को भेजेंगे, हम प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजेंगे और जो शंकाएं हैं, जो उनके सुझाव है, जो उसमें अच्छी चीजें हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि उन सबको शामिल किया जाए। हम उत्तराखंड के लोग हैं जिन्होंने हमेशा राष्ट्रवाद का काम किया है, जिन्होंने हमेशा देश के साथ चलने का काम किया है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अगर कहीं से सबसे ज्यादा योगदान हुआ है तो हमारी वीर भूमि उत्तराखंड से हुआ है। और उत्तराखंड के लोगों ने, आप छोटा मोटा जहां भी देख रहे होंगे, वो एक पार्टी विशेष के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिनका काम केवल विरोध के लिए विरोध करना है। कहीं पर भी नौजवान युवा हमारे यहाँ के जागरूक है, हम उन नौजवानों के लिए निश्चित रूप से, जैसे मोदी जी आज एक देशवासी के लिए सोच रहे हैं, नौजवानों के लिए अगले 1.5 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है कि 10 लाख से ज्यादा नौकरियां निकालने का काम भी भारत की सरकार कर रही है। ऐसे अनेकों कार्य आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हम लोगों ने चुनाव से पहले ये घोषणा की थी कि हम सरकार में आएंगे, नई सरकार बनेगी। उस सरकार के शपथ ग्रहण के बाद हम सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में, ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। यहाँ हमारे देवभूमि है, हमारी ये सीमाएं 2-2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई है हमारे राज्य में। तो उत्तराखंड के अंदर रहने वालों के लिए, सबके लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए हम, जो देश के अंदर लंबे समय से मांग उठती रही है कि सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, हमने तय किया कि हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। उसके लिए हमने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया है। वो कमेटी सारे लोगों से बात करने के बाद, सारे हितधारक जो भी उससे प्रभावित होने वाले हैं या जो भी उसकी सीमा में आने वाले हैं, उन सबसे बात करेगी और बात करने के बाद उत्तराखंड के अंदर सबके लिए हम एक समान कानून लागू करेंगे। उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है। भाइयों बहनों, हमने ये कानून देवभूमि उत्तराखंड के अंदर लागू करने का मन बना लिया है, निश्चय कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया है। ये हमारा विकट रही संकल्प, जो हमारा एक मंत्र है, उस मंत्र के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये लागू करने का मन बनाया। हम हिंदुस्तान के अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करते हैं कि वह भी इस कानून को देश हित में लागू करें, जनहित में लागू करें। इसी प्रकार से हमने चुनाव से पहले जो गरीब परिवार थे, उनके लिए हमने अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम ऐसे परिवार जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, 1,85,000 परिवार हैं, 1,85,000 परिवारों को हम साल के अंदर 3 सिलेंडर मुफ्त में भरकर देने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी हम लागू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने बजट का प्रावधान कर दिया है। हमारे जो बुजुर्ग दंपत्ति होते थे, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, उस पेंशन को हमने अभी 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का निर्णय लिया है। पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति होते थे, 2 बुजुर्ग होते थे, वो एक को पेंशन मिलती थी, एक को नहीं मिलती थी। कई बार तो दोनों में आपस में झगड़ा भी हो जाता था। मैंने देखा है चीज। हमने तय किया कि हम अब अपने परिवार के बुजुर्गों के बीच में झगड़ा नहीं होने देंगे और दोनों के लिए हमने पेंशन की व्यवस्था कर दी है। हमारी नगर पालिका का आज शपथ ग्रहण हो रहा है। पुष्पा बहन जी हमारी बहुत अनुभवी है, बहुत काम करती है, डाउन टू अर्थ है। हमने नगर पालिकाओं में जो पर्यावरण मित्र थे, उन पर्यावरण मित्रों को भी किसी को 200 रुपया, किसी को 225 रुपया, किसी को 150 रुपया मानदेय मिलता था। हमने तय किया कि अब हम इन पर्यावरण मित्रों को, इन सफाई मित्रों को हम 500 रुपये प्रतिदिन का प्रतिदिन का जो है उनको मानदेय देंगे। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ पर धूल की तरह लग गया है, इस भ्रष्टाचार से उत्तराखंड की मुक्ति होनी है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। उसको लेकर भाइयों बहनों हमने 1064
1064 एक नंबर हमने जो है इसका लॉन्च किया है। कहीं पर भी किन्हीं भी दफ्तरों में अगर कहीं पर भी आपको भ्रष्टाचार लेता हुआ, कोई रिश्वत मांगता हुआ, कोई काम में हिला हवाली करता हुआ कोई भी पाया जाए तो इस नंबर पर अपना डायल करके सीधे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और शिकायत दर्ज करवाने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा, उसको गुप्त रखा जाएगा, लेकिन गुप्त तरीके से वहां पर कार्रवाई होगी। ऐसे कई मामलों में अभी तक कार्रवाई हो चुकी है। भाइयों बहनों, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये 3 मंत्रों के आधार पर हमने सरकार चलाने का निर्णय किया है। ये सरकार जनता की सरकार होगी, ये सरकार जनता की सहभागी होगी, जनता की साझेदार होगी। हमने कहा है कि सचिवालय के अंदर एक दिन, सोमवार का दिन, अब 9 मीटिंग्स के होगा। उस दिन कोई मीटिंग नहीं होगी। उस दिन केवल जो लोग हमारे वहां अपने कामों के लिए जाते हैं, उनके कामों का निस्तारण होगा, उनकी सुनवाई होगी। इसी प्रकार से हमारे जिलों में भी हमने 10 से 12 बजे तक, यहां क्या क्योंकि यहां पर दूर दूर से आने वाले होते हैं, 11 बजे के बाद 1 बजे तक यहां भी हमारे जिलाधिकारी के कार्यालय में, इनके नीचे के कार्यालय में, उप जिलाधिकारी के कार्यालयों में इस प्रकार की सुनवाई होगी। अभी हमने उत्तराखंड का इस नई सरकार का पहला बजट, अभी नया बजट आया है, उस बजट में हमने कोशिश करी कि सारे लोगों से बात करके, संवाद करके उस बजट को लाया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं जन सहभागिता के आधार पर, जन भागीदारी के आधार पर सरकार का काम चले। कोई भी सरकार इतनी शक्तिशाली नहीं होती है जब तक कि उसको जनता का समर्थन नहीं मिलता है, समाज का समर्थन नहीं मिलता है। इसके समर्थन से सारे काम होंगे। भाइयों बहनों, ये विकल्प रहित संकल्प के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और वो काम तभी पूरा होगा जब आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। हर क्षेत्र के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज 4 धाम बने, जिस प्रकार से बाबा केदार का आज पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है, यहाँ पर भारतमाला की तमाम सड़कें बन रही हैं, पूरे एक कोने से दूसरे कोने को, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने का काम चल रहा है। तमाम काम आगे बढ़ रहे हैं। हवाई क्षेत्र में हम लोगों ने तमाम योजनाएं बनाई, तमाम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, फल, पर्यटन, बागवानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमको माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। उनके निर्देशन में निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जो लक्ष्य हमने तय किया है उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यहाँ पर आपने अभी बताया मुझे कि पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की समस्या के निस्तारण के लिए यहाँ पर एक मास्टर प्लान बनाया गया है। यहाँ पर जो है मैं इसकी घोषणा करता हूँ कि एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जगह ढूंढी जाएगी। इसी प्रकार से पेयजल की जो समस्या है, पेयजल की समस्या के निस्तारण के लिए भी यहाँ पर काम किया जाएगा। अभी भूस्खलन के समय में मैं यहाँ आया था, मैं नारायणपुर पुण्य तो आपने बताया कि इन्होंने, क्योंकि वहां में नारायणपुर ब्लॉक में डुंगरी गांव गया, डुंगरी गांव गया था। मैं खुद वहां पर स्थल पर पहुंचा था। मैंने देखा कि आपदा के समय में हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष बहुत परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। उसको लेकर मैंने हमारे देश के गृह मंत्री जी से कहा है, उनसे अनुरोध किया है कि एक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके अनुसंधान के लिए एक केंद्र उत्तराखंड के अंदर खोला जाना चाहिए। मैंने उनसे निवेदन किया है कि वो केंद्र आने वाले समय में हमको बहुत सारी चीजों की सूचनाएं देगा, बहुत सारी चीजों पर काम करेगा, और जो भी भूस्खलन से संबंधित यहाँ पर जो हमें परेशानियां हैं, उन परेशानियों को कम करने में या पूर्व सूचना देने में सहायक सिद्ध होगा। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के लाभ के लिए है और कुछ लोग नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।
तेज खबर, पैनी नजर।